हे गाइस, हाउ आर यू। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो आपका टॉपिक है वो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 1 का। उसका नाम है गोस लॉ। आप लोगों को दिख ही गया होगा। तो जो गोस लॉ है ये इतना पावरफुल टूल है क्योंकि देखो, आपने पहले कुछ वीडियोज में जो भी आपने कैलकुलेशन करी है, जैसे भी आपको एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम में आपको एक वायर दे रखी थी, है ना, एक रिंग भी होती है, एक सेमी सर्कुलर रिंग भी होती है। उनकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कूलम्स लॉ की वजह से, है ना, जब हम लोग उनको कूलम्स लॉ से सोल्व करते हैं। बट ये इतना पावरफुल टूल होगा कि इसका यूज करके हम जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं उनको गिनती के 6 या 7 लाइन में निपटा देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते गोस लॉ। ठीक है, तो देखो, मेरे को कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये गोस लॉ जो है, जैसे क्या है, जैसे होता है ना कि हम अपने इंडिया में कि भाई जैसे क्या है, चौधरी गोस लॉ, है ना, चौधरी बंसीलाल लॉ, चौधरी पप्पू लॉ। क्लियर है। तो अगर इस टाइप में होता तो कितना मजा आता, है ना। तो मैं अब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग क्या है, काफी मेहनत करिए ताकि हम टीचर आपके नाम पे कुछ ना कुछ लॉ पढ़ा सकें। ठीक है, तो ये आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका नाम भी बुक्स पे आए। तो देखो, गोस लॉ जो है इनका, देखो सबसे पहले क्या एक रिलेशनशिप था। इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था किस किस के बीच में, रिलेशनशिप इन्होंने दिया था किस किस के बीच में। जो इनका रिलेशनशिप था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द चार्ज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। तो जो गोस लॉ है वो डील करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो चार्ज, हमारा एक सरफेस हम मानेंगे, उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ होगा, है ना। अभी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फ्लक्स है, हमने फ्लक्स क्या देखा था, फ्लक्स जो था उसको हमने फाई से डिनोट किया था, फाई। ठीक है, तो फाई फ्लक्स जो था वो आपको क्लोज्ड सरफेस के लिए E.ds निकल के आया था ना, E.ds। और इसमें जो ये फ्लक्स होगा गोस लॉ के कारण, वो हमारा होगा द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम। ठीक है, तो ये है भाई गोस थ्योरम, ये है गोस थ्योरम या फिर गोस लॉ। ठीक है, अब देखो ये साइक्लिक इंटीग्रल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो भी हम डीलिंग करेंगे वो एक क्लोज सरफेस के लिए करेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर आप कहोगे सर ये तो मैंने आपने कभी पहले बताया नहीं, तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि देखो, अगर मान लो कोई भी क्लोज्ड सरफेस गिवन है, तो कोई भी मान लो ये क्लोज्ड सरफेस गिवन है बच्चे। अब मान लो यहां पे चार्ज है, उस चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, आपको पता है, ये मान लो एक ds है आपका, है ना, इतना सरफेस है। अब देखो, तो इसकी वजह से इस सरफेस पे हमारा फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू E.ds cos थीटा, ये होगा। ठीक है ना। अगर आपको जो फ्लक्स है तो ये d फाई फ्लक्स होगा ना। अगर मान लो कि पूरे सरफेस का बड़ा फ्लक्स चाहिए तो क्या करोगे आप, इस चीज को इंटीग्रेट कर दोगे, और क्लोज सरफेस है तो साइक्लिक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to s, है ना। तो इसको मैं E. ऐसा लिख दूं क्या, बात तो एक ही है, समझ में आया आपको। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, तो मैंने उससे लिख के यहां पे लिख दिया फ्लक्स। ठीक है, और ये मेरा गोस थ्योरम है। जैसे मैंने आपको कहा था, रिलेशनशिप जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये है, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिनोट करते हैं, आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था। और जो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये है। तो अल्टीमेटली अगर आप गोस लॉ को या फिर गोस थ्योरम को डिफाइन करोगे तो क्या लिख सकते हो आप लोग लिखोगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1 by epsilon naught टाइम। अगर देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको 1 by epsilon naught टाइम
इनटू में चार्ज इनसाइड द बॉडी। इसको ऐसा लिख सकते हो, तो लिखोगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना। इस क्लोज्ड सरफेस को मैं बाद में डिफाइन करूंगा आपको गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, दिस इज गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ या फिर क्या हो गया आप, या फिर गॉस थ्योरम कह सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट गॉस लॉ के बारे में है। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि देखो इतना भयंकर नाम दिख रहा था और छोटी सी चीज निकल के आई। ठीक है, ये छोटी सी चीज नहीं बच्चे, ये बहुत भयंकर टूल है। जब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन करवाऊंगा ना, आपको लगेगा अरे यार हमने तो कूलम्ब लॉ में ऐसे ही इतना मेहनत करी, ये पहले आ जाता तो। ठीक है ना, तो देखो पहले मेहनत जरूरी होती है, बाद में शॉर्टकट आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अब आपको मैं इस टूल का यूज एप्लीकेशंस में करवाऊंगा, बट उससे पहले ये देखना में जो गॉस लॉ है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है या फिर इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो भाई आप लोगों को मैं ये वाला पोर्शन अब रब करता हूं। आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लेना, आपके हैंड रिटन नोट्स खुद के होने चाहिए, ताकि है ना, क्योंकि देखो जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मेरा मानना ये है। क्योंकि जब एग्जाम टाइम आता है वही आपकी हेल्प करते हैं, और मुझे लगता है कि जो आप लोगों की हेल्प करे आपका वही दोस्त होता है। ठीक है, तो ये हो चुका है, मैं इस पोर्शन को रखता हूं। तो आप लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ, जी लिखो। ठीक है, बार बार। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो होता है कि जो भी हमारा सरफेस होता है, जो भी हमारा सरफेस होगा, दिस सरफेस शुड बी क्लोज्ड ऑलवेज। ठीक है, अब देखो ये क्लोज सरफेस क्यों होगा, ओपन क्यों नहीं होगा। सोच के देखो, अगर मान लो एक सरफेस है ओपन, है ना, एक सरफेस ओपन है, अगर उसमें आपने चार्ज रखा है तो आपको लगता नहीं बच्चे वो चार्ज में कुछ ना कुछ फ्लक्स लॉस होगा ही होगा, है ना। क्योंकि चार्ज का लॉस देखो क्या हो, जैसे वो एटमॉस्फेयर पे या फिर सराउंडिंग में आएगा तो चार्ज हमारा सिंपल क्या होगा, बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, तो जो ये गॉस थ्योरम है इन्होंने ये अजम्पशन लिया था कि भाई हम ना सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए लेंगे। ठीक है, तो देखो जो दूसरा पॉइंट है आप लिख सकते हो कि भाई इफ वी टेक ओपन सरफेस सम ऑफ द फ्लक्स में लॉस्ट। तो अगर फ्लक्स लॉस्ट हो गया तो क्या दिक्कत होगी, एरर इन कैलकुलेशन, है ना। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन में क्या हो, एरर आए। क्लियर है। अब देखो जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये कहा था कि दी चार्जेस इनसाइड द सरफेस, दी चार्जेस inside the surface are taken only। मतलब देखो द चार्जेस इनसाइड द सरफेस आर टेकन ओनली का मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास ये क्लोज्ड बॉडी है बच्चे, ठीक है, अब इसके अंदर चार्ज जैसे मान लो यहाँ पे 2q है, 3q है, फिर 4q है, यहाँ पे 6q है, और यहाँ पे 2q है और 3q है और 1q है। ठीक है, तो जो चार्ज होगा, जो हमारा गॉस थ्योरम होगा, वो गॉस थ्योरम सिर्फ आपको पता है द चार्ज इनसाइड, है ना, सिर्फ यही लेता और हमारा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नीचे आता है। ठीक है, तो जो चार्ज होगा, जो हमारी क्लोज्ड बॉडी होगी, जो हमारा क्लोज सरफेस हम कंसिडर करेंगे, उसके अंदर जो चार्ज होगा सिर्फ वही हमारा एक एसेंशियल चार्ज होगा। अदरवाइज जो भी ये बाहर वाले चार्ज हैं ये कैलकुलेट नहीं होंगे, याद रखना।
तो इसके इस सरफेस के इनसाइड कितने चार्जेस सिर्फ वो होगा, तो 5 विल बी इक्वल टू कितना होगा, तो 5 9 एंड 6 15, तो 15 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो बाहर वाले जो चार्ज होंगे ये कंसीडर नहीं होंगे, ये वाले कंसीडर नहीं होंगे। क्लियर है। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है कि जो गोस लो है, गोस लो, दिस लो also, this law is also, या फिर हम कह सकते हैं दिस लॉ ऑल्सो डिपेंड अपॉन इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस लॉ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है ना, ये चीज थोड़ी देर में आएगी, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ में किस तरीके से आएगा, है ना। जैसे आपने कहा था जैसे कुलम फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम कर रहे थे। जो हमारा गोस लॉ ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ही काम करेगा। आप ये भी कह सकते हो कि ये ना इनवर्स स्क्वायर लॉ की एक कोई ना कोई एक हिडन फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखो जो फोर्थ पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट में होगा ये ऐसा होगा भाई कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स लेंगे ना हम गोस लॉ में, इट इज mainly applicable to the symmetrical objects या फिर सिमेट्रिकल सरफेसेस कह सकते हो आप। देखो ये मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही मेनली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि देखो मैंने यहां पे लिख रखा मेनली, ये जितनी भी इंट्रिकेट शेप होती हैं, जैसे भाई अलग अलग, जैसे भाई सिमेट्रिकल कैसे होती है, जैसे भाई हमारी सिलेंड्रिकल होगी या फिर स्फेरिकल होगी। ठीक है ना, ये हमारी जनरली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में आती है। अब जैसे मान लो और भी कॉम्प्लिकेट शेप होती है, जैसे भाई मतलब जैसे पेंटागन टाइप से, अगर ऐसी टाइप में अगर आप लोग गोस थ्योरम लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बट जो उनकी कैलकुलेशन होती है काफी हैक्टिक हो जाती है और वहां पे अलग अलग अजम्पशन लेने पड़ते हैं, तो वहां पे एरर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते। तो जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि भैया सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कि इस सरफेस पे क्या होता है ना, सिमेट्री होती है। वो सिमेट्री किस किस चीज की होगी वो अभी आप लोग देखोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लो। ठीक है, और यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, हाँ क्लियर दिख रहा है, तो ये आप लोगों का नोट हो चुका होगा। ठीक है ना, अब ये होने के बाद मैं आप लोगों को गोस थ्योरम का प्रूफ करवाता हूं, प्रूफ। ठीक है, कि जो हमने इतना कुछ बातें करी हैं क्या वो प्रूफ कर सकते हो सर आप? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने एक चार्ज लिया है और जो मेरा चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूं प्रूफ ऑफ गोस लॉ, है ना, इसका प्रूफ देख रहे हैं हम लोग। अब मैंने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास Q, ध्यान से देखना मेरे पास एक Q पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और मैंने इसके अबाउट एक सिमेट्रिकल सरफेस मान लिया इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर है और जो इसकी रेडियस है ये रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, इसकी रेडियस है स्मॉल r। क्लियर है, तो आप लोग क्या लिखोगे अभी इसका प्रूफ अगर आ जाता है तो ये लिखोगे भाई वी हैव कंसीडर, पहले बात तो लिखोगे भाई फर्स्टली वी हैव टेकन अ पॉइंट चार्ज Q and we have imagine a symmetrical surface in the form of sphere so that या फिर such that जो पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज Q is lie in between the या फिर at the middle point of the symmetrical object। अल्टीमेटली अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं आप लोगों को कि आपने क्या है ना एक स्फीयर की फॉर्म में एक गॉसियन सरफेस लिया या फिर सरफेस मानना है आपने, और जो हमारा चार्ज Q है वो बिल्कुल बीच में प्लेस हुआ है, मतलब कहां पे, बिल्कुल सेंटर में प्लेस हुआ है। ठीक है, तो हमने ये मानना है अब तक, ये हमने अज्यूम करा है। ठीक है, तो अगर अज्यूम करा तो मेरे को ये बताओ बच्चे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ध्यान से देखो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बताओ मेरे को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q बाई जो डिस्टेंस क्या हमारा r²। क्लियर है, ये पॉइंट नंबर 1 बता दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस होगी ये,
ठीक है। अब आपका देखो गोस थ्योरम या फिर गोस लॉ हमारा क्या था, ये था भाई ई डॉट डी एस, ये वेक्टर फॉर्मेट में इक्वल टू था चार्ज इनसाइड एंड एप्सिलॉन नॉट, ये था, ये गोस थ्योरम था। और ये अल्टीमेटली किसके इक्वल था, ये था फ्लक्स के इक्वल, ठीक है ना, ये फ्लक्स के इक्वल है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला पोर्शन लूंगा, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, एलएचएस लूंगा और आरएचएस को मैं प्रूफ कर दूंगा भाई, ठीक है। अगर ये लेने से वो आ गया तो मतलब हमारे गोस थ्योरम प्रूफ होगी, मतलब प्रूव होगी। तो अब देखो मैं यहां पे ई मेरा आ चुका है, ई मेरा आ गया है। अगर मेरे को फ्लक्स निकालना तो यहां पे एक डीएस ले लो आप, है ना, डीएस या डीए जो भी मन, डीएस ले लिया तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आपको पता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही होगी साहब, और मेरा जो डीएस वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना कि जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हमारा एक्ट होता है। तो ई भी इधर ही है, डीएस भी उधर ही एक्ट हो रहा है, तो थीटा बिटवीन ई एंड डीएस क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप फाई क्या लिख सकते हो, ई डी एस कोस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है। तो मेरा फाई अल्टीमेटली एक्चुअली देखो डीएस है तो डी फाई लिखो इसको, डी फाई, तो क्या आएगा ई डी एस, क्लियर है। अब मेरे को चाहिए पूरा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक्ड टू अ स्फेरिकल सरफेस, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे और हमारा क्लोज सरफेस है तो साइक्लिक इंटीग्रल हो जाएगा, कहां से, 0 से लेके एस तक हो जाएगा, समझ में आपको। तो 0 से लेके फाई तक हो जाएगा ये। तो ये क्या निकल गया, ये आएगा फाई, ये आएगा फाई, और ये क्या आएगा, ई हमारा कांस्टेंट होगा, तो हमारा ई अंदर और डीएस का एस है ना, डीएस का एस बन जाएगा, और एस पे ऊपर एस नीचे 0, तो अल्टीमेटली एस आ जाएगा, समझ में आपको। और मेरे को बताओ एस, एस जो होगा मतलब सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, क्लियर है। इसके इक्वल होता है तो आप यहां पे पुट करो, तो ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ई की वैल्यू पुट करो पॉइंट नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई को तबाह कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को तबाह कर दो, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, यहां पे ध्यान से देखना, जो मेरा फाई है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम, क्लियर है, ये आया। और अल्टीमेटली ये आप क्या कर रहे हो, ये अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आई थी, अरे ये अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आई थी ना, तो आप यहां पे ये लिख सकते हो कि भाई जो मेरा ई डी एस ये आया था साइक्लिक इंटीग्रल, ये अल्टीमेटली मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम के इक्वल आ गया। तो आप क्या कह सकते हो कि हैंस प्रूव्ड, है ना, ये तो आपका फेवरेट डायलॉग है हैंस प्रूव्ड वाला। तो आपने हैंस प्रूव कर दिया किस थ्योरम को, गोस लॉ को, क्लियर है। तो देखो आपने सबसे पहले क्या लिया था, आपने सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज लिया था, और पॉइंट चार्ज जो लिया था और आपने इसके अबाउट एक स्फेरिकल सरफेस माना था इमेजिनरी। ये मानने के बाद हम लोगों ने ई की वैल्यू लिखी थी, ये ऐसी होगी, डी फाइव मेरा ई डी एस कोस थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू 0 है ना, थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा 0 कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ई डी एस आया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई एस आ जाएगा, और एस की वैल्यू क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर, एस की वैल्यू वहां पे पुट करोगे तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको मैंने प्रूव करवा दिया, ठीक है। अब बात आती है गॉसियन सरफेस की, ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लियर है। तो देखो गॉसियन सरफेस जो होगा, तो गॉसियन सरफेस होगा उसके बारे में देखो ध्यान से। तो अभी मैं देखो ये वाला पोर्शन नहीं रब कर रहा, यहां पे ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस को बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसियन सरफेस। अभी मैंने बताया था आपको कि गॉसियन सरफेस में क्या ना, हमें एक सिमेट्री ढूंढनी है, ठीक है। जो भी सरफेस हम मानेंगे उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्री होनी चाहिए किस किस चीज की, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पे क्या क्या होना चाहिए,
हमारी सिमेट्री होनी चाहिए किस किस चीज की। पहली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो गॉसियन सरफेस पे सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस शुड बी सेम, ठीक है। तो देखो अभी मैंने ये एक गॉसियन सरफेस माना था इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल। आप लोग ध्यान से देखो क्या इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है, नहीं है। तो अभी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो इस पॉइंट पे जो ई की वैल्यू होगी वो मान लो ई है, इस पॉइंट पे वो ई ही रहेगा, ई डैश हो जाएगी। तो देखो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, अल्टीमेटली जो रेडियस है, रेडियस तो सेम ही है, रेडियस सेम है तो बच्चों मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम रहेगी। क्लियर है। तो यहां पे भी रेडियस ही है, आर ही है, यहां पे भी आर ही है, यहां पे भी आर है, यहां पे भी आर है, यहां पे भी आर है, तो हर जगह आर सेम हो रहा है। तो देखो यहां पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो रही है हर टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस शुड बी सेम, तो सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, थीटा, 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 ये एंगल किस किस बीच में होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड क्या होता है हमारा एरिया वेक्टर, है ना, या फिर डीएस वेक्टर आप कह सकते हो, इसके बीच में होता है। और ये क्या होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए, थीटा शुड बी सेम ऑन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्लियर है। तो गॉसियन सरफेस पे जो थीटा होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। अब यहां पे आप चेक कर लो, ध्यान से देखो। अब देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पे कि देखो ये तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी ऐसे, क्लियर है, और जो डीएस था वो भी ऐसे, तो यहां पे थीटा कितना आया, थीटा 0 डिग्री निकल गया, क्लियर है। अब ये वाला पॉइंट देखो, इस वाले पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है और जो यहां पे डी एस वेक्टर होगा वो भी नॉर्मल। अभी आपको बताना इस सर्कल में क्लास 10th में पढ़ रखा आप लोगों ने कि जो रेडियस अगर रेडियस से कोई भी लाइन पास होगी सरफेस पे वो 90 डिग्री ही जाएगी, सरफेस पे वो 90 डिग्री होगी। तो देखो ये 90 डिग्री होगा सरफेस पे, तो मेरा एरिया डीएस वेक्टर भी उधर ही होगा, है ना। तो यहां पे थीटा 0 होगा। आप लोग चेक कर सकते हो हर सरफेस पे जो मेरा थीटा होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा ऑन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना भाई। तो देखो ये सब कुछ हमारा गॉस लॉ के अबाउट के बारे में था। तो गॉस थ्योरम में मैंने आप लोगों को पहले गॉस थ्योरम के बारे में बताया कि क्या कुछ डेफिनेशन बताई थी उसकी, फिर आप लोगों को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। प्रॉपर्टीज बताने के बाद मैंने आपको उसका प्रूफ करवाया था। प्रूफ करवाने के बाद यहां पे गॉसियन सरफेस के बारे में बताया। तो अगली वाली वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जिनमें मैं आपको गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करवाऊंगा और वो बच्चे बोर्ड में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आती है। अब की बार भी स्फेरिकल सरफेस का हमारा जो पॉइंट चार्ज का था, नहीं एक कंडक्टिंग शेल के बारे में आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हमेशा आता बेटा, आगे भी आएगा। तो अगले वीडियोस को भी अच्छे से देखना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस का फायदा वो लोग भी उठा सकें। ओके गाइज।